बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्वतंत्रता किस आधार पर व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति ना तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही सार्वजनिक कार्यों को निर्धारित कर सकता है। हालांकि स्वतंत्रता को दो भागों में जैसे बांटा गया था, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन अपन मानते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता जहां उस पर कुछ बंधन लगे होते हैं और उन्हें ही अपन ज़्यादा महत्व देते हैं। विशेष तौर से अपन मानते हैं कि स्वतंत्रताओं के अभाव में जिस प्रकार से ना तो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही सार्वजनिक हित के कार्यों में रुचि रखता है। इसी से जुड़ा हुआ आपका दूसरा टॉपिक है, वह है आपकी समानता। विशेष तौर से अपन मानते हैं कि समानता को परिभाषित करने और उसका अर्थ समझने के लिए यह निर्धारित है। वैसे तो मानते हैं कि प्रकृति ने भी व्यक्ति को समान नहीं बनाया है, लेकिन राज्य का यह दायित्व होता है कि प्राकृतिक असमानता को किसी प्रकार से विरोधाभास रूप प्राप्त नहीं हो जाए, इसलिए किसी न किसी रूप में राज्य के द्वारा समानता के व्यवहार को अपनाना चाहिए। जैसे अपन मानते हैं कि किसी व्यक्ति की लंबाई कम है, किसी की अधिक है, किसी का कैसा कलर है, किसी का कैसा कलर है, किसी के बालों का डिजाइन ऐसा है, किसी का ऐसा है। हालांकि प्रकृति ने वैसे समानता स्थापित नहीं की है, लेकिन प्राकृतिक असमानता के आधार पर कहीं लोगों में या एक दूसरे व्यक्तियों में विरोध उत्पन्न नहीं हो, कहीं किसी की मानसिक स्थिति के आधार पर, या अपन ये कह सकते हैं कि किसी को किसी प्रकार का आघात पहुंचता हो। राज्य का यह दायित्व है कि सभी व्यक्तियों में समानता के आधार मानते हुए सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्रदान करें। इसी को आधार मानकर अपन कह सकते हैं कि अर्थ और परिभाषाओं के तहत लॉस्की ने भी यह माना है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह किसी भी रूप में व्यक्ति विशेष अर्थात वंश, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किए बगैर सभी को समान अवसर प्रदान करे। दूसरी तरफ देखिए, स्टीफन ने भी कहा है कि समानता व्यक्ति के लिए वह आवश्यक तत्व होती है जिसके आधार पर वह अपने आवश्यकता के अनुरूप विकास करने में सक्षम होता है, और राज्य के द्वारा अगर समानता का व्यवहार किया जाता है तो स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के साथ साथ में वह व्यक्तित्व के विकास एवं समाज के विकास में सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार की कुछ परिभाषाओं के आधार पर यह निर्धारित है कि राज्य सभी व्यक्तियों को किसी भी रूप में असमानता का व्यवहार नहीं करे, लेकिन फिर भी यह भी माना जाता है कि असमानता के व्यवहार कभी कभी राज्य के द्वारा इसलिए भी किए जाते हैं ताकि समानता की व्यवस्था को बनाए रखें। और उसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि समानता को दो भागों में बांटा गया। एक तो होती है नकारात्मक समानता। नकारात्मक समानता से तात्पर्य यह होता है कि राज्य विशेष अधिकारों की तो समाप्ति करता हो और विशेष अधिकारों की समाप्ति के साथ साथ में वंश, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता हो। दूसरी तरफ अपन मानते हैं कि एक होती है आपकी सकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता से तात्पर्य यद्यपि यह माना जाता है कि वंश, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी समाज के जो वर्ग होते हैं, जैसे कि उच्च वर्ग होता है और निम्न वर्ग होता है, इन दोनों के साथ में राज्य के द्वारा व्यवहार तो नहीं किया जाता या किसी प्रकार का असमानता का व्यवहार तो नहीं किया जाता, लेकिन इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि समानता के व्यवहार को इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके कारण निम्न वर्ग के व्यक्ति उच्च वर्ग के समकक्ष आने के लिए निम्न वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं और विशेष अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह समानता का सकारात्मक रूप माना जाता है। वैसे देखा जाता है, अपन मानते हैं कि सकारात्मक रूप से तात्पर्य एक और चीज़ में लिया जाता है कि समाज के जो वर्गों के आधार पर अपन भिन्नता मानते हैं, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, निम्न वर्ग के व्यक्तियों को जब तक किसी न किसी रूप में अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते, उन्हें अपन उच्च वर्ग के समकक्ष नहीं ला सकते। जैसे कि अपन मानते हैं कि अधिकांश देशों में वंश एवं धर्म के आधार पर कुछ जातियां निम्न होती हैं और कुछ उच्च होती हैं।
कुछ जातियां या कुछ समाज ऐसे होते हैं जो समाज के उच्च वर्ग से बिल्कुल टच नहीं होते, क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। इसलिए अधिकांशतः संविधानों के तहत या राज्यों के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिससे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो इसी आधार पर अपन समानता को सकारात्मक रूप में लेते हैं। हालांकि सकारात्मक रूप में लेने के साथ साथ में कुछ चीज़ें भी दे रखी हैं कि किस किस प्रकार की समानता राज्य के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से इस समानता के अनुरूप अपना विकास कर सके। विशेष तौर से देखिए कि समानता के प्रकारों में जैसे मानते हैं कि पहली है आपकी नागरिक समानता। नागरिक समानता से तात्पर्य है आपके कि कानून के समक्ष समान संरक्षण। इससे तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, यदि कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे समान सजा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग के द्वारा किए गए अपराध की सजा कम हो और निम्न वर्ग के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता हो तो उसकी सजा अधिक हो। इसमें समानता का संरक्षण या अपन ये कह सकते हैं कानून का समान संरक्षण, और दोनों को ही कानूनी सहायता जिस प्रकार से मिलनी चाहिए उसी प्रकार से मिलनी चाहिए, और इसके साथ साथ विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। राज्य के द्वारा जिस प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं उसका लाभ केवल एक व्यक्ति विशेष या उच्च वर्ग इत्यादि को नहीं मिलकर सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। इसे एक प्रकार से अपन नागरिक समानता के रूप में मानते हैं। दूसरा है आपका राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य यह है कि राजनीति के क्षेत्र में या अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की राज्य के कार्यों में जो भागीदारी है उसमें भी किसी एक विशेष वर्ग का महत्व या विशेष वर्ग का उसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें एक ही वर्ग उसमें सत्ताधारी हो या ज़्यादा कार्य करता हो। राजनीतिक समानता से तात्पर्य अपन उन चीज़ों को लेते हैं जैसे कि सरकार का अगर गठन करना है तो मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, या प्रार्थना पत्र दाखिल करने या सरकार की नीतियों की यदि राष्ट्र हित में नहीं है तो उसकी आलोचना करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि मत देने के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन प्रणाली एक महत्वपूर्ण तत्व होती है जिसके आधार पर ही सरकार का गठन होता है। लेकिन सरकार का गठन किसी एक वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के द्वारा या सभी नागरिकों के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, और उसके लिए एक निश्चित आयु सीमा या सार्वजनिक पद प्राप्त करने के लिए निश्चित योग्यता का होना बिल्कुल निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इसी आधार पर राज्य का यह दायित्व है कि वह राजनीतिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रदान करे कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार का कोई एक वर्ग सरकार में साझेदारी नहीं होकर सभी समाज या सभी वर्गों को सरकार में भागीदारी निभानी चाहिए। इसके बाद है आपकी प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता से तात्पर्य ये माना जाता है कि प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीज़ों का अपन को लाभ मिलता है उन चीज़ों का तो अपन उपयोग सार्वजनिक रूप से करते हैं, लेकिन यह सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार की भी घटनाएं या जिस प्रकार की यानी क्रियाविधि यानी प्राकृतिक रूप में की जाती हैं उसका भी समानता के आधार पर निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष या विशेष वर्ग को इसका लाभ नहीं दिया जाकर सार्वजनिक कल्याण के आधार पर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधार पर सभी व्यक्तियों को प्राकृतिक समानता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा दे रखे आपकी सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से तात्पर्य अपन उसी चीज़ को लेते हैं जैसे कि समाज में भिन्न भिन्न वर्ग होते हैं, तो इसके आधार पर यह निर्धारित है कि राज्य का यह दायित्व होना चाहिए कि वंश, धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर नागरिकों को सभी सुविधाएं राज्य के द्वारा सामाजिक रूप से इस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए ताकि समाज में विरोधाभास की स्थिति पैदा नहीं हो। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि समाज में वर्गों के आधार पर किसी एक व्यक्ति को या एक समाज को नीचा और किसी एक समाज को ऊंचा दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं होकर इसे समानता के धरातल पर रखना चाहिए। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि अधिकांश राज्यों में सामाजिक स्थिति के आधार पर ही सांप्रदायिकता, धार्मिकता इत्यादियों का विघटन या इसका गठन किया जाता है, और जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए उचित नहीं है। इसके बाद आपको एक और दे रखा है वह है आपकी आर्थिक समानता।
आर्थिक समानता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर जो कारोबार या रोजगार करता है उसमें सभी व्यक्तियों को जिस पद के लिए उसे निर्धारित किया गया है सभी वर्गों के लिए निश्चित उसका मेहनताना मिलना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति को अपने परिवार चलाने या अपने पारिवारिक जीवन को संपन्न करने के लिए आर्थिक साधनों की पूर्ण रूप से समानता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन के लिए अपनी पारिवारिक स्थिति को बनाए रखने के लिए इस समानता के अनुरूप कार्य करें। हालांकि ये माना जाता है कि यह समानता का जो रूप है वो बिल्कुल स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इसी के आधार पर अपन कह सकते हैं समानता एवं स्वतंत्रता में क्या अंतर है या क्या दोनों में एक दूसरे में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। देखिए सामान्यतः मैंने जो आपको स्वतंत्रताएं बताई कि स्वतंत्रताएं व्यक्ति के वे मौलिक तत्व होते हैं जिसके अभाव में व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि समानताओं के अभाव में भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। तो दोनों में इस प्रकार का संबंध पाया जाता है कि जहाँ समानता पाई जाती है वहाँ पर स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है और जहाँ स्वतंत्रताएं होती हैं वहाँ पर समानताओं का होना आवश्यक है। अर्थात अपन ये कह भी सकते हैं कि स्वतंत्रताओं के अभाव में समानताओं का कोई महत्व नहीं है और जहाँ समानता नहीं पाई जाती वहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं कर सकता। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि लगभग प्रत्येक देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है उसमें समानता एवं स्वतंत्रता के व्यवहार को और समानता एवं स्वतंत्रता के संबंध को स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से वास्तविक रूप से समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, ना कि एक दूसरे के विरोधी। तो अपन ये कह सकते हैं कि समानता को जिस प्रकार से हमने निर्धारित किया है कि समानता वास्तव में किसी भी रूप में जैसे कानून के समक्ष समानता है, विकास के समान अवसर प्रदान करने हैं, ये तो होती है, लेकिन साथ साथ ही इसे दो रूपों में जैसे बांटा गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता तो इस बात का निर्धारण करता है कि विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सकारात्मक समानता भी इस बात का निर्धारण करती है कि कुछ समाज के निम्न वर्ग भी होते हैं, उन्हें विशेष सुविधाएं देना अति आवश्यक है ताकि वह उच्च वर्ग के समकक्ष खड़ा हो सके। और उसके लिए यदि कोई प्रावधान अगर किया जाता है तो हालांकि यह असमानता के अनुरूप है, लेकिन फिर भी इस असमानता को समाप्त करने के लिए ही कुछ उसे विशेष अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। लॉस्की इस बात का निर्धारण भी करता है कि वास्तविक रूप से देखा जाता है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो समानता के अनुरूप होनी चाहिए और समानता के अनुरूप ही कार्य करती है। यदि निम्न वर्ग या समाज के पिछड़े हुए वर्गों को कुछ विशेष सुविधाएं अगर प्रदान की जाती है और उससे समाज के उच्च वर्ग के समकक्ष लाने की कोशिश की जाती है तो समानता का इससे बड़ा और प्रारूप क्या हो सकता है। हालांकि देखा जाता है कि समानता और स्वतंत्रता दोनों में गहरा संबंध भी पाया जाता है और इसीलिए प्रत्येक देश की मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है उसमें समानता एवं स्वतंत्रताओं को निर्धारित रूप से नीतिबद्ध आधार पर लिपिबद्ध किया गया है। संरक्षण की भी आवश्यकता यह आवश्यक है, जैसे कि अपन मानते हैं कि समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 के तहत निर्धारित किया गया है, लेकिन जब इनके संरक्षण की बात आती है तो संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति अगर अपने इन अधिकारों का उपयोग अगर नहीं करता है तो वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अपनी शरण ले सकता है। तो विशेष तौर से देखा जाता है कि समानता और स्वतंत्रताओं के मध्य यह गहरा संबंध है और इसे किसी न किसी रूप में पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। आज के इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।